विषय वस्तु की बात मैं करूं या कहीं पर भी पेपर पे हो तो आपको बस एक चीज़ दिमाग में बैठा देनी है, सही गलत का आकलन। नैतिकता का मतलब है सही एवं गलत का आकलन। हर कार्य को हम इस विषय वस्तु के तहत देखते हैं और इसके आगे कोई भी शब्द प्रयोग कर देते हैं, कोई भी शब्द, तो जब भी हम उस शब्द को लगाएंगे तो उस शब्द से उसको जोड़ देंगे। तो लिखिए संवैधानिक नैतिकता के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। लिखिए नंबर 1, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट लिखना है तो लिखिए। हमारे यहाँ पे ये बताइए, भारतीय संविधान का गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है, ये कहता है कि यदि संविधान के किसी भी हिस्से में कोई छेड़खानी की जाएगी तो उस छेड़खानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन आके उसे प्रोटेक्ट करेगा, संरक्षित करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे संविधान को एक तरीके से कह सकते हैं कि बचा कर रखने वाली शक्ति है, जो हमारा संविधान कभी नहीं मर पाएगा, वो एक ही व्यक्ति। संसद का काम क्या है? क्या संसद संविधान की गार्जियन है? नहीं है। संसद तो चाहे तो पूरा संविधान बदल सकती है, क्योंकि संविधान ने उसे एम्पावर्ड किया है कि चाहे तो पूरा का पूरा संविधान उलट पुलट दे। संविधान आर्टिकल 368 क्या है? संविधान कहता है कि संसद मुझे बदल सकती है पूरी तरीके से, और कई बार संसद ने प्रयास भी किया। 42वें संविधान संशोधन को देखिए, एक बड़ा संशोधन हुआ जिसके तहत संसद ने प्रयास किया। 44वें संविधान संशोधन को देखिए जिसमें संसद ने प्रयास किया, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संसद को संविधान का संरक्षक नहीं माना जा सकता। विधायिका का काम है कि समय और परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में परिवर्तन करना, लेकिन वो परिवर्तन सही है या गलत ये देखेगा कौन? आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा समय के साथ साथ। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संवैधानिक नैतिकता के अनुपालन को देखता है कि राज्य इसका अनुपालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लिखिए संवैधानिक नैतिकता क्या है। न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का संरक्षक है। न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का संरक्षक है। न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का संरक्षक है। संविधान को भी नैतिकता के निर्धारण का आधार माना जाता है। संविधान को भी नैतिकता के निर्धारण का आधार माना जाता है। अच्छा, नैतिकता का निर्धारक संविधान क्यों माना जाता है ये बताइए। नैतिकता के निर्धारक के तौर पे संविधान क्यों है? आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए इस बात को, क्योंकि संविधान हमें बताता है कि ये कार्य सही है और ये कार्य गलत है। ठीक, संविधान हमें ये मार्गदर्शित करता है, हमें डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। हमारे संविधान के माध्यम से जितने भी हम कानून बनाते हैं उन कानूनों का मूल स्रोत है वो एक मौलिक दस्तावेज है जो हमें अग्रसारित करता है कि राज्य के लिए सही होगा, ये गलत होगा। राज्य का गवर्नेंस इस सिस्टम के माध्यम से चलेगा। इसलिए राज्य के लिए जो नैतिकता होगी, जो मोरालिटी होगी, जो कानून होंगे, जो विधि होंगे, उसका मूल स्रोत कौन होगा? संविधान होगा। तो संविधान चूंकि उचित अनुचित का निर्धारण करता है, इसलिए संविधान क्या होगा? संवैधानिक नैतिकता का पालन करेगा। ठीक है, तो लिखिए इस बात को। संवैधानिक नैतिकता का आधार माना जाता है, अर्थात जो कर्म विधिक हैं, जो कर्म विधिक हैं और जिन्हें करने के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, और जिन्हें करने के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, वे संवैधानिक नैतिकता के दायरे में आते हैं। वे संवैधानिक नैतिकता के दायरे में आते हैं। जबकि जो कर्म गैर कानूनी हैं, जबकि जो कर्म गैर कानूनी हैं, जो संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत हैं, जो संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत हैं, वे अनैतिक हो जाते हैं। वे अनैतिक हो जाते हैं। कानून के दृष्टिकोण से ऐसे कर्मों को अपराध माना जाता है। कानून के दृष्टिकोण से ऐसे कर्मों को अपराध माना जाता है जो संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं,
जो संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इन कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। इन कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जो संवैधानिक नैतिकता होती है समय के साथ साथ ये प्रगतिशील होती है। ये ध्यान रखना है। संविधान आपका कैसा बनाया गया है ताकि समय के साथ अपने आप को बदल सके। आपको क्या लगता है कि सामाजिक मानदंड जो हैं, क्या वो सामाजिक मानदंड संवैधानिक मानदंड भी हैं? ऐसा नहीं है। कई चीज़ें समाज में व्याप्त होती हैं, लेकिन संविधान ही उन्हें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको कहता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। और कई चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपका समलैंगिकता का मुद्दा था, धारा 377 है ना, यानी समलैंगिक विवाह करना, समलैंगिक संबंध करना, लिविंग रिलेशन में रखना, ये क्या था, अपराध की श्रेणी में आता था। ये आपके संविधान की मान्यताएं ऐसी थी कि संविधान इसको लीगल नहीं कर रहा था। ठीक है। ऐसे कई सारे राइट हैं आपके। एक जार प्रथा का भी राइट है। अडल्ट्री यानी कि कोई भी महिला यदि विवाहित है तो पर पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ समाज, जबकि ये सामाजिक मान्यता के विपरीत था, समाज भी इस चीज़ को, समलैंगिकता को आज भी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। आपके घर में ही यदि कोई व्यक्ति ऐसा निकल के आ जाए जो समलैंगिक विवाह करना चाहे, है ना, जबकि उसके साथ वो जैविक कारण है, उसकी खुद की सोच नहीं है, आप नहीं कर सकते समलैंगिक विवाह, क्योंकि आपके अंदर होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, आपके अंदर वो हार्मोनल चेंज नहीं है ना, तो वो जैविक है, ईश्वरीय हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं। लेकिन समाज ने उसे मान्यता नहीं दी, समाज ने उसे नकार दिया। लेकिन संविधान ने क्या कर दिया, उसको बोला नहीं, एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया उसे। तो कई बार संवैधानिक नैतिकता प्रगतिशील होती है, वो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। समाज में वही चीज़ गलत मानी जाएगी जो संविधान में कई बार वही चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है। अब जाति पात हमारा समाज मानता है, हमारा संविधान उसको अस्वीकार करता है। छुआछूत आज भी हमारा समाज मानता है, लेकिन हमारे संविधान ने अनुच्छेद 17 डाल दिया। यदि अनुच्छेद 17 नहीं पड़ा होता तो 70 साल पहले की जो तस्वीर थी वो आज भी होती। ठीक है। हमारा समाज अभी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव की बात करता है, लेकिन हमारा संविधान मना करता है कि नहीं, धर्म के भी खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आज भी समाज में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता, लेकिन हमारे संविधान ने आर्टिकल 23-24 डाल रखा है, बोला कि नहीं, ये अपराध की श्रेणी में है। तो कई बार समाज की जो मान्यताएं होंगी वो संविधान की मान्यताएं हो, ये आवश्यक नहीं है। यानी कि सामाजिक नैतिकता वर्सेस संवैधानिक नैतिकता में बहुत अंतर हो सकता है। समाज के लिए जो उचित अनुचित है वो संविधान के तहत उचित अनुचित नहीं हो सकता। लिख लीजिए इस चीज को भी, लिखिए संवैधानिक नैतिकता सदैव सामाजिक नैतिकता के अनुरूप नहीं होती है। संवैधानिक नैतिकता सदैव सामाजिक नैतिकता के अनुरूप नहीं होती है। अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य हो, अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य हो, अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य है, अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य हो वह संवैधानिक दृष्टिकोण से अमान्य हो सकता है, वह संवैधानिक दृष्टिकोण से अमान्य हो सकता है। तथा जो सामाजिक नैतिकता के प्रतिकूल हो, तथा जो सामाजिक नैतिकता के प्रतिकूल हो उसे विधिक एवं संवैधानिक मान्यता मिल सकती है, उसे विधिक एवं संवैधानिक मान्यता मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से समलैंगिकों द्वारा परस्पर सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को निरपराध घोषित कर उसे विधिक एवं संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी और इससे संबंधित धारा 377 को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। अनेक विचारक इसे सामाजिक नैतिकता के विपरीत मानते हैं। सामाजिक नैतिकता के विपरीत मानते हैं। ठीक है, अगला डाल दीजिए। नेक्स्ट है आपका अगला टर्म्स है पर्यावरणीय नैतिकता। बताइए ये क्या है? पर्यावरणीय नैतिकता, ये शब्द भी इस समय बड़ा चर्चा में है और एक बार आयोग ने इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा है। वही बात जो मैंने आपको बताई है। हाँ, आज के समय में मानव के द्वारा लगातार पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। तो मानव के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से किस तरीके से पर्यावरण का उचित या अनुचित हो रहा है, ये पर्यावरण नैतिकता के तहत होगा, है ना। तो लिख लीजिए इसको भी, इन्वायरमेंटल इथिक्स। देखो एक चीज समझो, दो शब्द हैं। अगला शब्द मैं यही लिखवा दूंगा। एक है, आप समझ रहे हैं, एक शब्द है आपका इथिक्स, ये बार बार आप देख रहे हैं। एक शब्द है आपका मोरालिटी। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये है नैतिकता, नीति शास्त्र। माफ करिएगा, इस शब्द को आप कई बार देखेंगे, अभी पढ़ भी रहे होंगे यदि आप बुक्स में, तो ये शब्द बार बार आ रहा होगा आपको। ये शब्द है आपका नीति शास्त्र। ये है आपका नैतिकता। मोरालिटी को ही नैतिकता कहते हैं। ये है नैतिकता। ठीक। नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, जहां पे शास्त्र शब्द लगा है, यानी कि किसी विषय वस्तु का एक बृहद अध्ययन की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इथिक्स क्या है? एक साइंस है, एक विज्ञान है जो कि मानवीय आचरण का क्या करती है? क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास करती है। मानव का आचरण जिस विषय, ये पशुओं के आचरण की बात नहीं करती है, ये केवल आपके ह्यूमन एक्शंस की बात करती है। जहां पे ह्यूमन एक्शन जुड़ा होगा, इथिक्स बताएगी कि ये चीज सही है या गलत है। लेकिन मोरालिटी क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता ही उचित अनुचित है। ये है व्यवहारिक पक्ष और ये है सैद्धांतिक पक्ष। एक सिद्धांत, एक थ्योरी है, हर चीज की थ्योरी बताएगा। ये व्यवहारिक पक्ष को बताएगा। अगला जो मैं लिखवाऊंगा, नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। दोनों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को कई बार हम एक ही चीज के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो अंतर भी है। इसको हम कई ब्रांचेस में बांट सकते हैं। संविधान की नैतिकता अलग है, पर्यावरण की नैतिकता अलग है। नीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र हो सकते हैं कई सारे। हर क्षेत्र में जहां पर मानव का जुड़ाव है, उससे जुड़ा हुआ नीति शास्त्रीय अध्ययन हो सकता है। लेकिन नैतिकता क्या है? यह है उचित अनुचित। मोरालिटी है उचित अनुचित। ठीक है, अब देखेंगे अगले। पहले लिख लीजिए पर्यावरणीय नैतिकता। लिखिए, यह नीति शास्त्र की एक शाखा
से संबंधित है। पर्यावरणीय नैतिकता क्या हो गई? ये नीति शास्त्र की एक ब्रांच हो गई। संवैधानिक नैतिकता क्या हो गई? नीति शास्त्र की एक ब्रांच हो गई। तो नीति शास्त्र की कई ब्रांचेस हो सकती हैं। हर क्षेत्र में जहां पर मानव का जुड़ाव है उससे जुड़ी हुई आप इथिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। से संबंधित है। इसमें मानव के कर्मों एवं पर्यावरण के मध्य, इसमें मानव के कर्मों एवं पर्यावरण के मध्य संबंध का नैतिक सिद्धांतों एवं मानकों के आधार पर, नैतिक सिद्धांतों एवं मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात उचित अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। यहां पर्यावरण क्षरण, यहां पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरणीय असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारकों, पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरणीय असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर लगाम लगाते हुए जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की बात कही जाती है। लगाम लगाते हुए जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा की बात की जाती है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र मानव में, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र मानव में पर्यावरणीय मूल्यों, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र मानव में पर्यावरणीय मूल्यों यथा प्रकृति प्रेम, प्राकृतिक सुरक्षा आदि को बढ़ावा देने, उनके प्रति जागरूकता लाने में सहायक है, उनके प्रति जागरूकता लाने में सहायक है। जागरूकता लाने में सहायक है। ठीक है। तो हम सबका कुछ इन्वायरमेंटल इथिक्स है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप में से मेरे ख्याल से सब ने किए होंगे। इस बार जब हम लोगों ने हैशटैग ग्रीन चलाया था तो सभी लोगों ने बड़े स्तर पे वृक्षारोपण किया था। सुरभि जी ने सबसे ज़्यादा किए थे, 100 से ज़्यादा वृक्ष इन्होंने लगाए थे। आपने भी फ़ोटो भेजी थी शायद, है ना? आपने कितने लगाए थे? 150 वृक्ष इन्होंने लगाए थे। पूरे भारत भर में हमने भी प्रयास किए, लगभग 7 लाख के आसपास वृक्ष लगे थे, जिसमें से 10,000 तो आपके यहाँ पर एक ही सोसाइटी में हमने लगवाए थे, क्रॉसिंग रिपब्लिक में लगे थे। फिर पूरे गाज़ियाबाद में हर एक सोसाइटी में लगभग 10,000 वृक्ष, 1.5 लाख वृक्ष यहाँ पे लगाए गए थे। इसमें पर्यावरण आपका उत्तर प्रदेश के जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उसका भी सहयोग मिला, यहाँ के वन विभाग का भी सहयोग मिला। तो क्या होता है कि ये हमारा एक इन्वायरमेंटल इथिक्स है। गवर्नमेंट भी काम करती है इसको लेकर के, सरकार भी इसको लेकर के काम करती है। और कहीं ना कहीं पे देखो, प्रकृति में ही हमें जीना है, इस प्रकृति में ही हमारा सहवास है। आज के समय में बड़ी विडंबना है कि हम लोग मार्स में जीवन खोज रहे हैं, अदर इतने बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, और अपनी धरती को क्या कर रहे हैं? विनिष्ट करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, इस दिशा में काम नहीं हो रहा। पेरिस समझौता इसी को लेकर के हो रहा है ना, कि आने वाले समय में हमें क्या करना है? कार्बन न्यूट्रल बनना है, कार्बन के प्रति तटस्थ हो जाना है, हमें जीरो कार्बन, मतलब कि हमें आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि जितना कार्बन उत्सर्जन हम करते हैं उतना ही कार्बन सिंक हम अपने यहाँ पे डेवलप कर दें। अभी आपने देखा जापान ने अपने आप को कहा कि 2050 में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। भारत सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। BS6 फ्यूल क्या है?
कार्बन न्यूट्रल दिशा में काम करना है। इलेक्ट्रिकल वाहन जब भारत में चलने लग जाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन के जितने भी कारक हैं उन धीरे धीरे खत्म करना है हमें। BS6 में तो आपका डीजल इंजन ही खत्म कर दिया उन्होंने, अभी पेट्रोल इंजन चल रहा है। आने वाला 5 साल बाद आप देखोगे कि आप सभी इलेक्ट्रिकल कार, भारत में भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन हो जाएंगे। जितनी जल्दी चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे उतनी जल्दी भारत में भी इलेक्ट्रिकल कार चलने लग जाएंगे। ये दिखने लग गया आपको, रिक्शा खत्म हो गए, ई रिक्शा चलने लग गए, गाड़ियां बन रही हैं अब सौर इंजन से चल रही हैं, सौर ऊर्जा पे ज़्यादा हम काम करने लग रहे हैं, सौर गठबंधन बना दिया गया। तो वैश्विक स्तर पे भी इसको लेके काम चल रहा है। हमारी धरती में यदि जीवन है तो इसे बचा के रखना है, हम सबकी जिम्मेदारी है ना। तो ये तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा समुदाय, समाज, जानते हैं बहुत इजी है, कुछ चीज़ें बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज़ को करना नहीं चाहती। सरकार की विल पावर भी एक होती है। जैसे चाइना ने क्या किया है, अपने नागरिकों से सभी को मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने 2 चीज़ मैंडेटरी की अपने नागरिकों को, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला देश है आज के टाइम पे। चाइना में क्या होता है, वहाँ पे अपोज नहीं होता। यदि सरकार ने जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, क्योंकि विपक्ष है नहीं। पहली चीज़, आपकी जो छतें बनेंगी उन पूरी छतें को वाइट करना पड़ेगा। मतलब एक आपका उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी है, छतों में वाइट पेंट होना चाहिए पूरी छतें। उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं हम, आपको जैसा कि पता है कि वाइट का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, वाइट कलर का, वो अवशोषक ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती, बजट हीट को संतुलित करती है, उसका एल्बिडो बहुत कम होता है, यानी कि ऊर्जा जितना ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, तो वैश्विक तापन से बचेंगे। दूसरा, उन्होंने ये चीज़ मैंडेटरी की अपने नागरिकों को कि आप सभी को अपने घर पे, भाई आप लाखों रुपए का घर बनाने का बजट बनाते हो, सबको सौर ऊर्जा लगानी ही लगानी है। मान लो ये बिल्डिंग है, सरकार मैंडेटरी कर दे सभी बिल्डिंगों की कि आपको 1 लाख रुपए का यदि सब इन्वर्टर लगाते हैं आज के टाइम पे, कौन इन्वर्टर नहीं लगवा रहा। यदि सौर इंजन उसको लेकर के हम कह दें तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना आप मीटर का यूनिट भर देते हैं, बिजली बिल भर देते हैं और सरकार उसमें कुछ सब्सिडी दे दे। 2 चीज़ें ही हो जाए तो बिजली कंजम्पशन को लेके हर घर आत्मनिर्भर बन जाएगा, हर गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा। जितनी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों की जो ऊपर की प्लेट है जो आप देख रहे हैं ना, वो पूरी सौर ऊर्जा से बना दी जाए, पूरी सौर प्लेट ही रहे। दिन भर गाड़ी खड़ी है, धूप में चार्ज हो गई, दिन भर चल रही है। ये आने वाला फ्यूचर है, अब देखिएगा आने वाला भविष्य है। अभी इलेक्ट्रिकल कार आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल कार पे भी चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में इसको हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे। अमेरिका वगैरह में चलने लग गया, सौर ऊर्जा से गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ के पहिए व्हील्स को डायनोमो में कन्वर्ट कर दिया गया, जितनी गाड़ी चल रही है उससे भी बैटरी चार्ज हो रही है। आने वाला फ्यूचर ये है। तो आने वाले समय में बिजली कंजम्पशन, ये सब चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ तो एनर्जी है ना, E=mc²। और क्या है, या तो मास है या तो एनर्जी है। हमें जो दिख रहा है वो भी एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं, एक फॉर्म अलग है हमारा, बस ऊर्जा का हम एक दूसरे फॉर्म पे, मास पे कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी पे। कितना टाइम लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे विश्व को आना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम क्या है, ग्रेटा नहीं, थ्रेटा नाम है शायद मेरे ख्याल से, हाँ ग्रेटा है। आपने देखा हो अभी पिछली बार जब जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा था, COP24 की बात है शायद मेरे ख्याल से, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और ग्रेटा, अभी इस बार शायद नोबेल भी मिला है क्या? नहीं, इस बार एक प्राइज़ मिला है, काफ़ी बड़ा प्राइज़ मिला है उसे। मुझे छोटी सी बच्ची है, 16-17 साल की बच्ची है, और कभी देखिए उस बच्ची की उपलब्धियाँ अपने आप में, जलवायु परिवर्तन को लेके उसने कितने खतरनाक कार्य किए। हर समिट में वो बुलाई जाती है इसी कारण से। और उसका एक फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो ट्रंप को देख रही थी बड़े गुस्से भरे नज़रों से। क्यों? क्योंकि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को खींच रहा था, वापस जा रहा था, है ना। तो करने वाले यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। मुद्दा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है। हम भी तो बराबर के सहभागी हैं, तो अपने स्तर पे जो कर सकते हो हमें करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक मोरल इथिक्स डेवलप होगी, ठीक है। कल के दिन हम इन्वायरमेंट को लेके लंबा चौड़ा लेक्चर तो झाड़ सकते हैं, लेकिन यदि कभी कोई पूछे कि आपने क्या किया, आप कहाँ थे जब चीज़ें हो रही थी, तो है ना, कोई मतलब तमाशा देखने से अच्छा है कि कम से कम एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग को, उससे समझ में आएगा। एक जंगल में आग लगी, और जब आग लगी तो सारे जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया, और सारे जीव जंतु जंगल से भागने लग गए, सब अपने आप को बचाने चले गए। तभी उसी दौरान एक चिड़िया थी, वो एक नदी में जाती थी और अपने चोंच में पानी भरती थी और जंगल की आग में डाल के जाती थी।
फिर जाती थी, वो लगातार यही काम कर रही थी। ना उसे अपने घोंसले में बैठे बच्चों की परवाह थी, ना खुद की परवाह थी कि कहीं लपट बहुत ज़्यादा हुई तो मेरे पंख जल जाएंगे। और कई सारे जानवरों ने उसे रोका, बोला कि क्या कर रही हो, क्या हो जाएगा इससे, क्या परिवर्तित कर लोगी, क्या बदल जाएगा। तो उसने जानते हो एक छोटी सी बात कही कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का और ये बताया जाएगा, ये घटना उल्लेखित की जाएगी कि जंगल में आग लगी थी, तो उसमें तमाशा देखने वालों में आप लोगों का नाम होगा और बचाने वाले में से मेरा नाम होगा कि कम से कम एक छोटी सी चिड़िया थी जो लगातार उसमें पानी डाल रही थी। तो यहाँ पे बात इस चीज़ की आती है कि हमारी क्या भूमिका है। तो इथिक्स यही बात करता है कि आप अपनी भूमिका को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखिए। ये मत कहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, ये समस्या है, वो समस्या है, ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, मेरा उच्च अधिकारी काम नहीं कर रहा। हम तो यही इसी चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं ना। लेकिन मुद्दा है कि आप क्या कर रहे थे उस समय, आप भी तो थे उस सिस्टम के कड़ी। तो यदि कुछ भी हमें समसामयिक समय में समस्याएं दिखती हैं तो उसमें हमारी भूमिका है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हमें उस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। यदि हमारी भूमिका है तो निश्चित तौर पे हम उस पर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उस पर सहभागी रहे। ये इथिक्स का मेन कोर पिलर है। इथिक्स बस ये चाहते हैं कि आप अंदर से होने चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए, है ना। चलो छोड़ते हैं आगे। अब अगला डालिए, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में अंतर। नीति शास्त्र एवं नैतिकता में अंतर। काफी हद तक मैंने समझा दिया है कि नीति शास्त्र क्या है। अब इन दोनों को भी समझाना पड़ जाए तो मतलब थोड़ा सा जटिल होता है, लिखना पड़ जाए। तो एक बार दोनों को समझते हैं, दोनों को एक एक करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए, इथिक्स एवं मोरालिटी। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र, मोरालिटी मतलब नैतिकता। इथिक्स एवं मोरालिटी परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं। इथिक्स एवं मोरालिटी परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं। इथिक्स सिद्धांत है और व्यवहार में जो हम आचरण करते हैं वो क्या है आपका, मोरालिटी, जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है। इथिक्स हमें बताता है, लेकिन जब हम उसका आचरण करते हैं तो वही आपका नैतिकता में बदल जाता है। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। इथिक्स एवं मोरालिटी दोनों परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं। इथिक्स में सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना की जाती है। इथिक्स में सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना की जाती है। वहीं मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सरकार का व्यवहार क्या कहलाता है, गवर्नमेंट के बिहेवियर को क्या कहते हैं, शासन, गवर्नेंस। सरकार जो बिहेव करती है उसी को तो आप कहते हैं कि मेरे ऊपर शासन हो रहा है। शासन मतलब क्या है, शासन किसी को ढूंढने जाओगे थोड़ा ना मिलेगा, शासन तो एक आचरण है ना। तो वैसे ही इथिक्स का आचरण मोरालिटी है। यदि आप कहते हैं मैं बहुत इथिकल पर्सन हूं, तो वो कैसे पता चलेगा, आपके आचरण से, और वो जो आपका आचरण है वही मोरालिटी, वही नैतिकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इथिक्स एक सिद्धांत है, वो बताता है कि चीज सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, इस क्षेत्र में ये होना चाहिए, इस क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए। वो क्रमबद्धता के साथ मानव के आचरण का अध्ययन करता है। लेकिन मानव जो आचरण करता है वो क्या है, नैतिकता। जो मानव के आचरण का अध्ययन यानी नैतिकता का अध्ययन करने वाला इथिक्स है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चलो समझ पा रहे हो कम से कम। लिखिए, इथिक्स में सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना होती है, वहीं व्यवहार के स्तर पर मोरालिटी या नैतिकता की स्थिति, व्यवहार के स्तर पर मोरालिटी या नैतिकता की स्थिति उभरती है। इथिक्स में क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, इथिक्स में क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सार्वभौम नैतिक मापदंडों, मूल्यों,
सार्वभौम नैतिक मापदंडों मूल्यों सार्वभौम नैतिक मापदंडों मूल्यों एवं आदर्शों का निरूपण होता है, एवं आदर्शों का निरूपण होता है। जैसे मीडिया इथिक्स, जैसे मीडिया इथिक्स अलग है, मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया, सिविल सेवा का इथिक्स अलग चीज है, एक शिक्षक का इथिक्स अलग है, एक एडवोकेट का इथिक्स अलग है, पर्यावरण का इथिक्स अलग है, संविधान का इथिक्स अलग है, हर चीज का इथिक्स अलग अलग है। लेकिन जब उस इथिक्स को हम आचरण में लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मोरालिटी, नैतिकता। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक एडवोकेट के द्वारा जो इथिक्स का पालन किया जाता है उसे मोरालिटी कहते हैं, लेकिन उसका इथिक्स अलग है, दोनों को जोड़ नहीं सकते। एक डॉक्टर का इथिक्स अलग है, लेकिन डॉक्टर जिस इथिक्स का पालन करता है उसे नैतिकता कहते हैं। तभी आप कहते हैं आप नैतिक व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर नैतिकता का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक डॉक्टर के इथिक्स का पालन नहीं कर रहे। डॉक्टर का इथिक्स क्या है? अपने रोगी को बचाना कैसे भी करके। लेकिन डॉक्टर कहे नहीं, पहले इतना पैसा जमा करो फिर मैं बचाऊंगा, या ये आतंकवादी है मैं इसे नहीं बचाऊंगा, इसने हजारों भारतीय नागरिकों को मारा है मैं इसे नहीं बचाऊंगा। कसाब का फिर क्यों भारत के कोई भी डॉक्टर वो इलाज करते? उनका प्रोफेशन है, कोई भी आ जाए उनके सामने बिना भेदभाव किए उसका, तो डॉक्टर कैसा हुआ? मोरल हुआ, इथिकल हुआ, नैतिक हुआ, क्योंकि उसका इथिक्स यही है। चाहे कोई अपराधी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको अपना इथिक्स का पालन करना है। नहीं कभी डाकुओं का, नक्सलियों का कभी कोई इलाज ही नहीं करता है ना। अपराधी जब बीमार हो जाता है तो उसे कहाँ? हॉस्पिटल ही ले जाते हैं, वहाँ उसका प्रॉपर इलाज होता है। डॉक्टर मना करते हैं नहीं करना, है ना। किसी भी अपराधी का कोई केस ही ना लड़े यदि वकील अपने इथिक्स का पालन ना करे, तो जज न्याय ना सुनाए, पुलिस वाले ही न्याय कर दें उसका। आपने क्या देखा? कसाब ने एक पुलिसकर्मी को मार दिया, कितने लोगों को मार दिया? पुलिस वाले ही मार देते उसको। लेकिन उनको क्या सिस्टम है? जुडिशियल सर्विस, वहां पे ले जाना है, न्यायपालिका उसका दंड देगी, उसको बनाए प्रोसेस। समझे? तो हर चीज का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू हमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका इथिक्स है। एक नागरिक होने का इथिक्स हमारा अलग है। हमारा क्या नागरिक होने के प्रति इथिक्स है? हमारा क्या कर्तव्य है? हमारी क्या मोरालिटी है ना। नागरिक के इथिक्स अलग हो सकते हैं। यदि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे एक माइग्रेट पर्सन है, तो हमारे वहां पे कुछ अलग इथिक्स होंगे कि उस राष्ट्र में जाकर हम कोई ऐसी गतिविधियां ना करें ताकि उस राष्ट्र का नुकसान हो। पता चला हम गए उस राष्ट्र में खुफियागिरी करने लगे, गुप्तचरी करने लग गए। तो हमारी हर जगह पे अपने इथिक्स हैं, उन इथिक्स का पालन हमें करना होगा। तो ये जो इथिक्स है, जो जगह और इस समय के साथ बदलता रहता है, ये हो गया नीति शास्त्र। और जो समय और परिस्थिति के अनुसार जिनका हम आचरण करते हैं वो मोरालिटी है, वो नैतिकता है। क्लियर? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, तो आगे लिखिए। जैसे मीडिया इथिक्स, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र आदि। जबकि मोरालिटी में व्यक्तिगत स्तर का भाव होता है, जबकि मोरालिटी में व्यक्तिगत स्तर का भाव होता है। अब एक चीज और समझिए, जैसे मीडिया इथिक्स है, तो मीडिया में आप अकेले मीडिया हो कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है? तो सबके लिए मीडिया इथिक्स बनाया गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो अकेले? क्या आप उस इथिक्स का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबके लिए जो इथिक्स है वो तो है इथिक्स, नीति शास्त्र का काम है वो सारा कुछ करना। और आप अपने लिए जो अनुपालन करते हैं, जो आपको अंदर से आता है कि मुझे अपने इथिक्स का अनुपालन करना चाहिए, वो मोरालिटी है, वो नैतिकता है। नैतिकता वो दबाव बनाती है आपके अंदर कि आप अपने इथिक्स का अनुपालन करें। यानी कि इथिक्स के आचरण करने का दबाव मोरालिटी बनाती है, नैतिकता बनाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे एक छात्र हो आप, तो छात्र का इथिक्स होगा कुछ, है ना।
छात्र का इथिक्स है, तो छात्र का इथिक्स तो है, ये काम हो गया इथिक्स का काम, बताना कि ये छात्र के लिए सही है, चित्र गलत है। अब एक छात्र होने के नाते आपके अंदर की मोरालिटी इसके अनुपालन के लिए आपके अंदर दबाव बनाएगी, वो बताएगी कि ये आपको करना चाहिए। तो ये आपका पर्सनल मैटर है और ये आपको बताने वाली बात है कि ये चीज सही है, ये गलत है। तो सही गलत का काम ये करती है और करवाने का काम ये करती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? हाँ, समझदार हो। लिखो आगे नेक्स्ट। कहां पे हैं? जबकि मोरालिटी में व्यक्तिगत स्तर का भाव होता है। नैतिकता के मानदंड निर्धारण में स्वयं व्यक्ति की भूमिका होती है। नैतिकता के मानदंड निर्धारण में स्वयं व्यक्ति की भूमिका होती है। इस रूप में नैतिकता में व्यक्तिगत रुचि अर्थात आंतरिक स्रोत की प्रधानता होती है। इस रूप में नैतिकता में व्यक्तिगत रुचि अर्थात आंतरिक स्रोत की प्रधानता होती है। इसी कारण एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई कर्म, विचार या विश्वास नैतिक हो सकता है, दूसरे के लिए अनैतिक। समझ गए दोनों में अंतर? मोरालिटी आपके अंदर का भाव है, ठीक है, और इथिक्स आपको बताने का भाव है। इथिक्स का काम है आपको बताना और मोरालिटी का काम है आपको करवाना, ठीक। ये आपका आचरण है जो आपको दबाव बना के वो कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। हाँ, इथिक्स प्रोफेशन के साथ बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको एक छात्र होने के नाते आपका इथिक्स अलग है, लेकिन पुत्र होने के नाते अलग है, एक शिष्य होने के नाते अलग है, एक बहन होने के नाते अलग है, एक भाई होने के नाते अलग है, एक पिता होने के नाते अलग है, एक माता होने के नाते अलग है। यानी समय, परिस्थिति और पद के अनुसार इथिक्स बदल जाएगी, लेकिन मोरालिटी उसके अनुपालन में आपको मजबूर करेगी। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? है ना? आप जब प्रशासन में जाएंगे तो अपने अधीनस्थों के प्रति आपकी इथिक्स दूसरी होगी और अपने जो वरिष्ठ होंगे, जो आपके कनिष्ठ होंगे, उनके प्रति दूसरी होगी। सीनियर के प्रति आपको रेस्पेक्ट थोकना है, जा करके उनके आदेशों का अनुपालन करना है, और जो आपके नीचे के लोग होंगे उनके प्रति क्या होगी आपकी? उनके प्रति आपकी इथिक्स अलग है। अंडरस्टैंड? तो इथिक्स समय परिस्थिति के अनुसार बदलती है, ठीक। समझदार। आगे नेक्स्ट। ये हो गया आपका ये। अब बचा क्या, मैं एक बार और देख लेता हूँ। है तो अभी देखो बहुत सारे शब्द हैं। अब कहो तो कर्तव्य लिखवा दिया है मैंने, ड्यूटी। हाँ, एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए हमें सभी के एग्जाम्पल जरूर देखने। बिना एग्जाम्पल के हमें काम नहीं करना है सब पे। अब ये जब आप डिटेल से करेंगे ना तो सबके एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेंगे। अभी तो हम टर्म्स देख रहे थे, अब इन सारे शब्दों के हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, केसेस के साथ पढ़ेंगे, और कुछ एग्जाम्पल आप खुद ढूंढ के लाएंगे। इथिक्स में बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक। तो
अब थिंकर्स वगैरह हैं कुछ, वो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे करेंगे डिटेलिंग में ही। यहाँ पे कुछ टर्म्स और देख लेता हूँ। गैर तरफदारी मैंने करा दिया था, करुणा बता दिया था, अभिवृत्ति एटीट्यूड लिख लिया था आप लोगों ने, है ना, एटीट्यूड लिखवा दिया था, पूर्वाग्रह लिखवा दिया था, रूढ़िवादिता, अच्छा मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कई बार कहते हैं ना मोटिवेशन ख़त्म हो गया, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, या मोटिवेशन क्या होता है बताइए, दोनों में से कुछ। उत्प्रेरक तो अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा, है ना। लिखिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। लिखिए क्या है बताइए, थोड़ा सा सोचिए आप, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बातों को सुनते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या होता है आपके शरीर के अंदर उस समय, ऐसी कौन सी सत्ता पर परिवर्तित हो जाती है, क्या होता है, मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है आपकी बॉडी में, अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास करिए। अच्छा कार्य करने का भाव, एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे शरीर में ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा दे, है ना, ऐसी शक्ति जो आपकी कार्य करने की क्षमता की इच्छा को बढ़ा दे और आपको कार्य करने की गति में एक व्यापक परिवर्तन कर दे, यही अभिप्रेरणा है। तो लिखिए दो तरीके से मिलता है, एक अंदर से, दूसरा बाहर से। बाहर वाला टेम्परेरी है, अंदर वाला परमानेंट चीज होती है। तो लिखिए अभिप्रेरणा व्यक्ति की ऐसी शक्ति है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन व्यक्ति की ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को कार्य करने की इच्छा में परिवर्तित करती है। जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को कार्य करने की इच्छा में परिवर्तित करती है तथा उसे कार्य संतुष्टि प्रदान करती है, तथा उसे कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया आपका। एक है नैतिक भावना, इथिकल फीलिंग, बता दिया है मैंने, लिखवाया था शायद मेरे ख्याल से, नैतिक भावना। इथिकल फीलिंग क्या है, मैंने लिखवाई थी। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस क्या है, एक टर्म्स लिखिए, ये शायद नहीं लिखवाया। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस क्या है, क्या आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है या नहीं है? सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, बताइए क्या हो सकता है, सामाजिक बुद्धि क्या है? क्या है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। एक और होता है इमोशनल इंटेलिजेंस,
इमोशनल को बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेग आपके अंदर आते हैं और उन संवेगों को आप, क्या आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, ये भी लिख लेंगे, ये भी देख लेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो पहले सोशल इंटेलिजेंस समझते हैं। सोशल इंटेलिजेंस एक योग्यता हो सकती है आपकी कि नहीं? आपके अंदर एक ये योग्यता है या क्षमता है कि नहीं है? सबके अंदर सोशल इंटेलिजेंस होती है? नहीं होती है। यदि सबके अंदर हो तो समाज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बहुत सारी। यह एक योग्यता है और एक ऐसी योग्यता है जिस योग्यता के माध्यम से हम सामाजिक संबंधों को समझ पाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक संबंधों को समझ पाते हैं और सामाजिक संबंधों की समस्या समाधान में सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। कई बार समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, समाज छोड़िए घर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसमें हम उलझ के रह जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हमें किसके प्रति ओबीडेंस होना चाहिए, किसकी आज्ञाकारिता करनी चाहिए, किसकी बातों को मानना चाहिए, किसकी बातों को नकारना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। कई बार आपको अपने घर में कई बार कलह देखने को मिलती है, समाज में एक मोहल्ले में कलह देखने को मिलती है, क्योंकि उस समाज में सोशल इंटेलिजेंस नहीं होता है, सामाजिक बुद्धि का अभाव होता है और समाज पूरा टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। तो जरूरी होता है कि हमारे समाज में कुछ सोशल इंटेलिजेंस के लोग हों, आपके घर में कुछ सोशल इंटेलिजेंस के लोग हों, क्योंकि यही है जो समस्या समाधान में सबसे प्रभावी भूमिका निभाती है। न्यायालय जाने की बात कब हो जाती है? जब आपका अपना सोशल इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, आप मुद्दों को नहीं सुलझा पाते तो आप दूसरे के पास जाते हैं, राज्य के पास जाते हैं कि अब ये सुलझाएगा मेरे मुद्दे। और क्या है न्यायपालिका? कुछ नहीं, पैसे और देते हैं मुद्दे सुलझवाने के लिए, लाखों खर्च कर देते हैं, अपना समय भी 3-3, 4-4 साल। समझो, मुझे तो सबसे ज़्यादा मूर्ख लोग लगते हैं जो न्यायपालिका के चौखट पे खड़े होकर के सिर्फ इस चीज़ का निपटारा कराने जाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। मान लो आपकी ज़मीन है, 2 बीघे ज़मीन पे विवाद हो गया, ज़मीन की कीमत कितनी होगी? 50,000, 60,000, 100, कितना? 1 लाख रुपए। मान लो 50,000 बीघे भी हुई तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतने तक गई। अब लोग क्या है, मान लो आप न्यायपालिका के चौखट में गए तो पहले तो 3-4 साल अपना खराब करोगे, उस जमीन में पहली बात स्टे लग जाएगा, वहाँ पे कुछ आप जोत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, रोक लग जाएगी, तो उसका नुकसान जो हुआ सो हुआ। मानसिक तौर पे प्रताड़ित हुए वो तो हुआ ही, और बाद में विवाद यही होना है कि इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारा है। दुनिया भर का पैसा अलग, तारीख पे तारीख अलग, सब खत्म, और समाज में एक प्रतिष्ठा खत्म, वो अलग। तो कहने का तात्पर्य सोशल इंटेलिजेंस का अभाव है हमारे समाज में, हमारा समाज समझ नहीं पाता है, इसलिए मुद्दों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। लिखिए क्या है सामाजिक बुद्धि। लिखिए सामाजिक संबंधों को समझने, सामाजिक संबंधों को समझने, अपने से बड़ों, अपने से बड़े, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्रति समुचित व्यवहार करने, सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने तथा सामाजिक समस्याओं एवं मुद्दों का सहयोगपूर्ण सकारात्मक समाधान करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि है। तो सोशल इंटेलिजेंस क्या है, समझ में आया? ठीक। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस
बताइए ये क्या है? इमोशनल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बह जाते हैं, एक दरिया है जिसमें आप डूब जाते हो, आपको समझ में नहीं आता। कई बार होता है कि आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, कई बार ये हो जाता है कि आप बहुत दुखी हो जाते हो, कई बार ये होता है कि दूसरे की बातों में आ जाते हो, कई बार ये होता है कि दूसरा आके आपको अपनी बातों से मोटिवेट कर देता है, बहकावे में आ जाते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशंस में। और कई बार आप नैतिक द्वंद्व में, नैतिक दुविधा में भी इमोशन के कारण ही आते हो, आपको समझ में नहीं आता है। तो इमोशन देखो, इमोशन, मोशन मतलब गति, ई मतलब एनर्जी। हर चीज के साथ इमोशन तो होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो इसमें यदि आपका इमोशन नहीं है तो शायद आप पढ़ ना पाओ। इसके साथ एक इमोशनल, भावात्मक लगाव होना चाहिए। हर चीज के साथ माँ और बेटे के रिलेशन में एक भावात्मक लगाव होता है, पिता और पुत्र के रिलेशन में एक भावात्मक लगाव होता है। हर जगह पे एक भाव जुड़ा हुआ है। बिना भाव के तो दुनिया रसविहीन है। पति पत्नी के रिलेशन में एक भावात्मक लगाव होता है। जब ये भावात्मक लगाव टूट जाता है उसके बाद सब खत्म, फिर कुछ बचता ही नहीं। हर जगह पे, हर रिलेशन पे, हर कार्य में, हर कर्म में, जब आप जॉब करने से पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब आप पढ़ाई से परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब आपका इमोशन खत्म हो गया उसके साथ। एनर्जी विद मोशन। बिना गति कब बढ़ेगी? जब उसके साथ एक एनर्जी लगी रहेगी। और एनर्जी क्या है? इमोशन, भाव। बिना भाव के कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म। समझ रहे हैं बात को? हर चीज के साथ इमोशन है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भाव हो सकता है कि आपको बहा भी ले जाए, हो सकता है आपको बर्बाद भी कर दें, हो सकता है आपको परेशान भी कर दें, हो सकता है आपकी निर्णयन क्षमता को प्रभावित करें। तो उसके लिए जरूरी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस होना। बताइए कैसे परिभाषित करेंगे? ये भी एक योग्यता है, ये भी विकसित करनी पड़ेगी, एक स्किल है। जैसे कि सोशल इंटेलिजेंस एक स्किल है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक स्किल है। बताइए। अब संवेग दो तरीके के हैं। एक संवेग तो आपके खुद के हैं जो आपके रोके नहीं रोकते, और दूसरे संवेग दूसरे के हैं, सामने वाले के हैं। ठीक है? दो संवेग हैं। दो संवेगों पे आपको प्रबंधन करना आ जाए और दोनों संवेगों को समझकर आप ऐसे कार्य करें जिससे वांछित परिणाम आए, जिससे अच्छे रिजल्ट आए, तो आपको आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस माना जाएगा कि है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? दोनों के इमोशंस को समझते हुए, जैसे कि मान लीजिए आपकी माँ है, हो सकता है कि आपके खाना खाने का कोई एक निश्चित समय ना हो सकता है आप पढ़ने में बहुत व्यग्र रहते हो, कुछ भी रहते हो, लेकिन माँ का कर्तव्य क्या है? उनके दिमाग में आपका स्वास्थ्य है, खाना पीना हर चीज़ वो टाइम से चाहती है कि आप कर लें। अब उनका एक इमोशन जुड़ा हुआ है इसके साथ, आपका अच्छा स्वास्थ्य है ना, आपका हेल्थ खराब ना हो। जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो वो भी तुरंत परेशान हो जाती हैं। बीमार पड़ते हो तुरंत दवा लेकर के आती हैं, तो उसके पीछे इमोशंस रखा है। घर जाते हो खाना परोस के रखती हैं, इमोशंस जुड़ा है। अब आप क्या हो? आपने उनके इमोशंस को नहीं समझा, अपने इमोशंस को तवज्जो दी। आपके इमोशन क्या है? आप पढ़ रहे हो, ये आपका इमोशन है। इस समय आप व्यस्त हो, परेशान हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, सुबह शाम तक काम करते रहते हो, पढ़ते रहते हो। तो आपने अपने इमोशंस को तो समझा, लेकिन सामने वाले के इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, आप अपना स्वास्थ्य खराब बैठोगे और माँ से अच्छे संबंध भी खराब कर बैठोगे, उसे दुख पहुंचा दोगे, कष्ट पहुंचा दोगे। समझ पा रहे हो? आप उनकी मनसा नहीं समझ पाए कि उनकी मनसा क्या है। आपको लग रहा है कि वो आपको डिस्टर्ब करने लग गए। जब भी यही चीज घर पे चालू होती है, घर पे क्या होता है, धीरे धीरे जब परिवार बड़ा होता जाता है तो हम अपने इमोशंस को तो प्राथमिकता देते हैं हर जगह पे, लेकिन सामने वाले के इमोशंस को प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं। हमारे इमोशंस क्या कहते हैं? हमारे इमोशंस कहते हैं कि हर जगह मुझे ऊंचा दर्जा प्राप्त हो, हर जगह मेरी बात सुनी जाए। तो दूसरे के इमोशंस भी यही कहते होंगे, है ना, कि मुझे ऊंचा दर्जा मिले, मुझे कोई बात सुना, मैं कोई बात कहूँ तो उस बात का सम्मान और रिस्पेक्ट हो। हम क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहता है कि अपने और दूसरे दोनों के इमोशंस को समझते हुए ऐसे कार्य किए जाएं जिससे वांछित परिणाम आए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक, समझ पा रहे हैं?
अब माँ आपको यदि फ़ोन करती होंगी और घर से बाहर आप होंगे तो उनका पहला प्रश्न ये होता कि होता खाना खाया कि नहीं खाया। पिताजी का पहला प्रश्न होता होगा पढ़ाई की कि नहीं की। अलग अलग है, दोनों की इमोशंस अलग है। पिता आपके कैरियर को प्राथमिकता देना चाहते हैं, माता आपके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहती है, आपकी चिंता करते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। पड़ोसी के लड़कियों को तो फ़ोन लगा के पूछते नहीं है, लेकिन आपने किया, उनके इमोशंस से आप इरिटेट होने लग गए। क्यों? आपने अपने इमोशंस को तो समझा, उनके इमोशंस को नहीं समझा। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आपके पास जो प्रशासनिक कार्यों को लेकर के जो आपकी टीम होगी, जो आप जिनके लिए आप प्रशासनिक कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं, यानी कि जो समाज होगा, जो सोसाइटी होगी, जो सिविल सोसाइटी होगी, उन सबके भावात्मक समझ आपके अंदर है कि नहीं। कोई आया आपके सामने गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, वो कितनी ऑब्जेक्टिविटी है पता नहीं, कितना सही है कि अपराधी तो हमेशा हाथ ही जोड़ता है। आप इमोशन में आ गए, जो अपराधी था उसको आपने छोड़ दिया, जो अपराधी नहीं था उसे आपने दंड दिला दिया। तो इमोशंस में नहीं आना, आपके डिसीजन बहुत संतुलित होने चाहिए। इसलिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई पक्ष है तो सोशल इंटेलिजेंस के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो लिखिए इसको बारे में, लिखने के बाद तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आसान भाषा में यदि मैं कहूँ तो दिल और दिमाग के बीच में संतुलन स्थापित करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अच्छा, दिल से कोई सोचता है? दिल से सोचता है, दिमाग से सोचते हैं? कई बार कहते हैं ना कि मैंने दिल से निर्णय लिया है, तो दिल कहाँ निर्णय लेता है? हमेशा निर्णय लेने में दिमाग ही होता है, दिल तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, उसे बदनाम किया गया है। सारे निर्णय लेने की डिवाइस एक ही जगह है आपके अंदर। और जो हम प्यार वार दुनिया भर की बातें कहते हैं, आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उसके कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो आप हर समय, आपके साथ जो भी दिक्कत हो, आप बहुत पढ़ रहे हैं, आप बहुत सो रहे हैं, आप बहुत कामुक व्यक्ति हैं, तो हर समय अपने हार्मोन्स के गुलाम हैं आप, और कुछ नहीं। आप उनके आवेश में हैं, उनके आवेग में हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। सब कुछ आपका ब्रेन ही है, दिल का कोई रोल नहीं। दिल का तो एक ही काम है। क्या काम है? ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना, 24 घंटे काम करना। आपके बॉडी का हर एक हिस्सा आराम करता है, लेकिन दिल आराम कर दिया तो, यदि कहीं मान लो 1 सेकंड का भी आराम कर दिया ना उसने, तो दिल का दौड़ा पड़ जाता है, अटैक आ जाता है। जीवन भर यदि कोई हिस्सा आपका काम करता है तो आपका दिल है। मस्तिष्क एक बार आपका डेड हो जाएगा तो भी आप जिंदा रहोगे। यदि ये 1 मिनट के लिए भी आराम किया, खत्म जिंदगी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली डिवाइस यही है आपके बॉडी में, और बदनाम अलग है। सबसे ज़्यादा मजबूत डिवाइस भी यही है, इससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है, क्योंकि ये पेशी सबसे ज़्यादा काम करती है। ठीक है, चलो अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। लिखिए, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य। कई बार जानते क्या होता है, आप किसी व्यक्ति से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपको अकेले में लगता है इसको छोड़ दें, इस बार बात करूंगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आपका कौन कह रहा है? ये कह रहा है, क्योंकि आप हैप्पीनेस नहीं है। आपकी जो नीड्स, हैप्पीनेस मतलब हमारी जो नीड्स पूरी करे, उससे हैप्पीनेस मिलती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, मान लो घर का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो जब तक आपके साथ वो जुड़ा है, आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, तो आपको हैप्पी, खुश हो रहे हैं। कल के दिन वही आपको आपकी नीड्स पूरी नहीं किया, आप उससे इरिटेट होने लगे। लेकिन जब उसके नज़दीक जाते हैं बात करने को, तो फिर क्या होना जाता है? इमोशंस, संवेग, रिश्ते, नाते सब आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप वो बात नहीं कर पाते। क्यों? आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप उसे मैनेज नहीं कर पाते, आप उसे प्रबंधित नहीं कर पाते, है ना? तो लिखिए इसको पूरा। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से है। संवेगात्मक बुद्धि, इंग्लिश में जरूर लिख लीजिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भावात्मक समझ भी बोलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से है, व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को
अपने तथा दूसरों के संवेगों को पहचानने, समझने, अपने आप को अभिप्रेरित करने तथा अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करते हुए अपने संवेगों अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करते हुए वांछित अनुक्रिया में सक्षम बनाता है। वांछित अनुक्रिया में सक्षम बनाता है। मैं आसान भाषा में इसको कहूँ, ये तो हो गया तकनीकी शब्द। आसान भाषा में मैंने आपको बताया था मनुष्य किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विवेक और संवेग। ऐसा विवेक जो आपके संवेगों को प्रबंधित कर सके उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और क्या है? ऐसा विवेक है ना, ऐसी क्षमता आपके अंदर जो आपके संवेगों को, तो लिख लीजिए, इसको भी लिखिए संक्षेप में, यह संवेगों एवं आवेगों, यह संवेगों तथा आवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन है। संक्षेप में यह संवेगों एवं आवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन है। यह कौन? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हृदय और मस्तिष्क के मध्य, दिल और दिमाग के मध्य, इसमें हृदय एवं मस्तिष्क के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य का भाव होता है। सामंजस्य का भाव होता है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में यथोचित व्यवहार हो सके। विभिन्न परिस्थितियों में यथोचित व्यवहार हो सके। तो आपके जीवन में जो सफलताएं आपको मिलेंगी, इसमें से 20% रोल तो आपके इंटेलिजेंस का होगा, लेकिन 80% रोल किसका होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का होगा, भावात्मक बुद्धि का होगा। कई बार हमारे जीवन में कई लोग मिलते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने के कारण वो हमसे जीवन भर के लिए जुड़ नहीं पाते। कई बार हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए हमारे अंदर भावात्मक समझ होनी चाहिए ताकि हम अपने और दूसरों के संवेगों को समझ सकें और उसके अनुरूप ऐसा आचरण करें ताकि वांछित फल प्राप्त हो। ठीक, समझ में आ गया? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, परिभाषित कर लोगे, समझ जाओगे, है ना? चलो ठीक। अब क्या लिखना है, अब क्या बचा? अब बहुत सारे थिंकर हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं। एक आपने शब्द यूज किया होगा, इंट्यूशन। इंट्यूशन समझते हैं क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब है कई बार कुछ चीज़ अभी आने वाले समय में होने वाली है और आपको अभी आभास होने लग जाए, पहले से ही आप भविष्य देख पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं इंट्यूशन। अंतः प्रज्ञावाद, आप अपने अंदर ही आने वाले भविष्य को देख पा रहे हैं। लिखिए हेडिंग, अंतः प्रज्ञावाद। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनिज्म, अंतः प्रज्ञावाद। अभिषेक कुमार जी रुक जाइए बेटा, एटीट्यूड भी कराएंगे। अभी एटीट्यूड ये कह रहे हैं नहीं हुआ, एटीट्यूड नहीं किया हम लोगों ने।
मैंने तो शुरुआत में मतलब शुरुआत ही हुई थी 3 शब्दों को लेकर के। एप्टीट्यूड करवाया था तो एटीट्यूड नहीं बताया था मैंने आपको, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। शुरुआत में पहले 3 शब्द बताए थे, शुरुआत में तीसरा के बाद यही था, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। पूरा सेशन ही हुआ है इसमें, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। अब मुझसे कहो नहीं करवाया था, वीडियो है, तीसरा वीडियो पब्लिक है, जाके देखो आप एटीट्यूड में अंतर। तो क्या कर रहे थे उस समय जब मैं लिखवा रहा था, तब कहाँ थे? अब बता दो, सब छापने वाली मशीनें हैं, एक तरफ से छाप दो चाहे समझा जितना दो। दुखी कर रखा है आपने, आत्मा को कष्ट दे रखा है मेरी। लिखिए अंतःप्रज्ञावाद। अभिक्षमता अलग चीज है, वो है एप्टीट्यूड, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति नहीं पढ़ा है, समझाया है, मतलब छपवाया नहीं है ना। चलो आज छापेंगे, अभी पहले जब तक छप नहीं जाएगा तब तक नहीं मान। लिखिए अंतःप्रज्ञावाद, इंस्टीट्यूशनिज्म। लिखिए अंतःप्रज्ञावाद वह नैतिक सिद्धांत है, अंतःप्रज्ञावाद वह नैतिक सिद्धांत है। इंट्यूशन होता है आप लोगों को कि नहीं होता? खुद को लेकर के कई चीज़ें पता चल जाती हैं कि अब ये होने वाला है। कई बार कहते हैं मुझे आभास हो गया था ये होने वाला है, कई बार हमें आभास हो जाता है ये कोई आने वाला है ना। अपने कर्मों को लेकर के ये मतलब एक अलग ही शक्ति होती है, अलग ही पावर होती है, जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें बता देती है कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो क्या किसी को इंट्यूशन हुआ था कि 2020 में कोरोना होगा, लॉकडाउन हो जाएगा? हाँ, आपको नहीं हुआ था? तो जब चीन में कोरोना चल रहा था तब इंट्यूशन नहीं हुआ था कि कभी भारत भी आएगा? हाँ? कई बार ये भी होता है हमको कि अभी हमें कोरोना नहीं हुआ है, 1 करोड़ लोगों को हो चुका है, हमें नहीं होगा। हम इस धरती में ऐसे व्यक्ति पैदा हों जो वैक्सीन पहले ही लेके पैदा हुए थे, वैक्सीन लगवा के पैदा हुए हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास जाओ, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप ही का एंटीडोज बना के बेचना चालू कर देंगे। होगा कि नहीं होगा कोरोना? ऐसा इंट्यूशन है कि नहीं आपको? होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? अच्छा, ये इंट्यूशन हो रहा है कि एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इंट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि इसका इंट्यूशन यही हो रहा है कि शायद मेरा नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा होता है। 7 दिन में 1 दिन ऐसा आता है जब बच्चे को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये इंट्यूशन तो होता है हर 7 दिन में। फिर जब ये पता है कि नहीं हो पाएगा तो फिर क्यों एथिक्स पढ़ रहा है? पता तो है ना कि नहीं होना है। 6 दिन वाला, अच्छा वो भारी है अभी, ठीक है। चलो इंट्यूशन लिखिए। अंतःप्रज्ञावाद वह नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य को अपने भीतर स्थित, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने भीतर स्थित एक विशेष मानसिक शक्ति, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने भीतर स्थित एक विशेष मानसिक शक्ति, विशेष मानसिक शक्ति, विशेष मानसिक शक्ति अंतःप्रज्ञा द्वारा, अंतःप्रज्ञा अंदर की बुद्धि, अंतःप्रज्ञा द्वारा कर्मों या नियमों के, कर्मों या नियमों के, कर्मों या नियमों के, दरअसल जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका इंट्यूशन ये है कि इसका कर्म अच्छा है। अभी यहीं पे हम शराब पी रहे होते तो क्या होता उसका इंट्यूशन कि कर्म गलत है। दरअसल आपकी अंतःप्रज्ञा को ये पता है, आपकी अंतरात्मा को ये पता है कि किस कर्म का परिणाम क्या है। क्यों? क्योंकि बिना परिणाम के वो, आपको भी ये पता है कि यदि मैं पढ़ूंगा तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आपको कब लगता है कि आपका नहीं होगा? जब आप नहीं पढ़ते हो। यदि आप 7 दिन लगातार ना पढ़ो तो आपकी अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन देने लग जाएगी आपको।
कहने लग जाएगी कि तेरे से नहीं हो पाएगा। और जो बच्चा लगातार मेहनत करता है उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ तेरे से हो जाएगा। तो आपके कर्म आपके इंट्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो जब आपको नहीं लगता तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं कर रहे, इसलिए आपको नहीं लगता। सही का परिणाम सही, गलत का परिणाम गलत होता है। तो मेहनत का परिणाम कभी भी जाया नहीं जाता। अब आप आंसर राइटिंग नहीं करते, आपको भी पता है कि जब मैं मेंस लिखने जाऊंगा तो मुझे नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रयास ही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया। तो जब बिना अभ्यास के आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके अंदर का मन डोलने लग जाता, अंतः प्रज्ञा मना करने लग जाती कि बेटा तेरे से ना हो पाएगा। हर चीज़ का इनपुट अलग अलग है ना। यदि आप पुलिस कांस्टेबल का इनपुट नहीं देगो तो इंट्यूशन मना कर देगा कि इस कंपटीशन में तू नहीं है। तो सिविल का एक अपना खुद का है, इतना आपको देना पड़ेगा इनपुट, यदि उतना इनपुट नहीं दोगे तो वो मना कर देगा कि तेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो मेन है कि आपके कर्म ये प्रभावित करते हैं। कर्मों से इंट्यूशन पता चलता है। गलत कर्म करेंगे तो आपका इंट्यूशन हमेशा ही होगा कि गलत हो जाएगा। गलत चोर है, चोर का इंट्यूशन क्या हो जाएगा? कभी पकड़ा ना जाऊं, कभी पकड़ा ना जाऊं, कभी पकड़ा ना जाऊं। ये बताइए। पुजारी का इंट्यूशन क्या होगा? कभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कभी मिल ही जाएंगे, हो सकता है कोई आ जाए, कभी कर जाए। जब आपके कर्म नैतिक होंगे, आपने किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो आपके इंट्यूशन क्यों बुरा होंगे? बताइए। आपका इंट्यूशन आपके कर्मों से प्रभावित होता है। आपकी अंतः प्रज्ञा आपके कर्मों का जवाब देती है आपको हमेशा। सही का सही इंट्यूशन, गलत का गलत इंट्यूशन। समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ रहे? कई बार तो जैसे मेरे साथ होता है कि कोई घर का मेंबर यदि गया हो बाहर, मान लो कहीं गया है टहलने घूमने, अंदर से इंट्यूशन होता है, अंदर से कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, कहीं उसके साथ ये ना हो जाए। अपने लिए भी इंट्यूशन कभी कभी होता है हमें चीज़ों के लिए। तो ये इंट्यूशन भी क्या है? यदि वो गया ही नहीं होता तो शायद ये इंट्यूशन नहीं होता। तो जब कोई हम कर्म करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उसका अंतः प्रज्ञा तब आपका कार्य करती है। बिना कर्म, सो रहे हैं तो सोने का इंट्यूशन क्या होगा? यदि आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट आपने बनाई, उससे ज़्यादा सोएंगे तो फिर कुछ दिन बाद इंट्यूशन क्या होने लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, लगातार आप खाना मत खाइए 5-6 दिन, आपका इंट्यूशन क्या होगा? समझ रहे हैं? फिर इंट्यूशन इस तरीके से बनता है। इंट्यूशन ऐसा नहीं कि कोई अंदर से कोई चमत्कार होता है। यदि गलत करेंगे तो गलत इंट्यूशन, सही करेंगे सही इंट्यूशन। ठीक है, आपको भविष्य दिखने लग जाएगा अपना। तो सबको अपना भविष्य पता होता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। कहाँ पे हैं? अंतः प्रज्ञा द्वारा कर्मों या नियमों के परीक्षा हॉल पे आप गए हैं और वहां पे कॉपी में जो लिख के आए हैं आपको पता है ना, तो आपका इंट्यूशन क्या होगा? आप रिजल्ट भी नहीं देखोगे क्योंकि आपको पता है। और जो खूब बढ़िया से लिख के आया है, सब करके आया, उसका इंट्यूशन क्या होगा? उसे 1 महीने पहले से ही पता है कि मेरा क्या होगा। वो सबसे पहले अपना रिजल्ट देखेगा कि मेरी रैंक कहाँ पे लगी। तो इंट्यूशन क्या होता है ना, ये बात सही है कि आपका उचित अभी रिजल्ट नहीं आया, साक्षात ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हुआ, आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको पता होता है। आपकी मनसा, आपकी अंतः प्रज्ञा बता देती है। आप फिर भगवान की पूजा करते हो, भगवान बस इस बार पास करा दे। फिर हाथ जोड़ते हो, भी दुनिया भर की अंधभक्ति करते हो, विश्वास करते हो। वो फिर इंट्यूशन को भ्रमित कर, क्योंकि इंट्यूशन तो बार बार आके यही बता रहा है, तो उसको मूर्ख बनाने के लिए आप ये काम करते हैं, सहारा लेते हैं ईश्वर का। तो लिखिए नेक्स्ट। अंतः प्रज्ञा द्वारा कर्मों या नियमों के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान, परिणाम विचार किए बिना, साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है,
एक शब्द आता है परफेक्शन। आमिर खान की मूवी आती है तो हम कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मतलब क्या होता है परफेक्शन का मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मपूर्णता। हम अंदर से पूर्ण हैं। कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। लेकिन हम किसकी तरफ प्रयासरत होते हैं? परफेक्शन की तरफ होते हैं। हम यही प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को आत्मपूर्णवाद बनाएं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि मनुष्य दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें क्या हैं? बुद्धि और भावना, बुद्धि और संवेग, विवेक और संवेग, ये दो चीज़ों से हम मिलकर बने हैं। तो हमेशा हम अपने बुद्धि के स्तर पे और अपने संवेग के स्तर पे अपने आप को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की तरफ, इस तरफ जाना चाहते हैं। तो अगला टर्म्स लिखिए आत्मपूर्णतावाद। आत्मपूर्णतावाद तो आत्मपूर्णतावाद बताइए कुछ आप इसके बारे में क्या चाहे, कैसे आत्मपूर्णतावाद आप लोग प्यार प्राप्त करते हैं? दिन प्रतिदिन आप लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं आत्मपूर्णता? कैसे आत्मपूर्णता की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन? परफेक्शन के अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की तरफ। ये तो मान लो चलो एक बाहरी चीज आपने बता दी कि बाहर से आपने कुछ बनाया। अंदर से क्या करते हैं उसके लिए? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंदर से क्या कार्य करते हैं? कमियां रहती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। कैसी कमियां? फिर वो कमी दोबारा दोहराते नहीं है। हाँ, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा फिर वही दोहराते हैं, वही कमी। उसको कमी को सुधारने में ऐसी कमी दोबारा न हो। देखो, ये आसान भाषा में आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी नीड्स हैं हमारी। जैसे कि आप हो सकता है स्वादिष्ट खाना खाना आपकी नीड्स हो, है ना? आपको पता है कि खाना तो स्वादिष्ट होना चाहिए, ये आपकी नीड्स है। लेकिन आप स्वास्थ्य को भी सर्वोपरि रखते हैं, है ना? आपके लिए हेल्थ भी प्रायोरिटी में है। तो कई बार हमारी इच्छाएं प्राथमिकता में तो होती हैं, तो हम उन इच्छाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उनको परमार्जित कर देते हैं, उन्हें और अच्छा बना देते हैं। समझ रहे हैं? एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी इच्छाओं का दमन करें। तो आत्मपूर्णतावाद इच्छाओं के दमन से नहीं आती है ना? आत्मपूर्णतावाद अपनी इच्छाओं के दमन से नहीं आती। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, आपके पास देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप उधर पीछे पढ़िए। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं। पहला उपाय बताइए। आवश्यकताएं कम कर लीजिए, या तो आवश्यकताएं कम कर लीजिए, खुश रहिए जो जीवन चल रहा है, या परिस्थितियों के साथ तालमेल मिटा लीजिए, ऐसे में आप प्रसन्न रहेंगे। तो क्या आत्मपूर्णतावाद ये है कि हम अपनी आवश्यकताएं कम कर लें? चादर कहते हैं जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि जितने पैर पसारने हो पसारिए, चादर बड़ी करिए उतनी, है ना? तो आत्मपूर्णतावाद इसकी बात ही नहीं करता। आत्मपूर्णतावाद कहता अपनी इच्छाएं बढ़ाइए, अपनी इच्छाओं को दमित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं को परिमार्जित करिए ताकि वो आपको लक्ष्य जो आपको मिले वो अच्छा लक्ष्य मिले, शुभ मिले, निरपेक्ष शुभ मिले। समझ रहे हैं? परिमार्जन की जो संयम के साथ कार्य किया जाए आत्मपूर्णतावाद की तरफ ले जाता है आपको। अब यदि किसी चीज को दबा ही दिया तो आप तो उस तरफ बढ़े ही नहीं, उसको तो आपने प्रयास ही नहीं किया। कोई भी चीज गलत नहीं, हर चीज की अति गलत है, हर चीज की अति गलत है। तो आत्मपूर्णतावाद अति का समर्थन नहीं करता है। जैसे हम अति करने लग जाते हैं वही चीज गलत। मान लो शक्कर है, शुगर है, नमक है, नमक का एक रोल है खाने में, जितना पड़ना चाहिए, ज़्यादा पड़ गया तो दिक्कत, कम पड़ गया तो दिक्कत।
ऐसे ही हर चीज का एक रोल है, हर चीज पे। तो आत्मपूर्णतावाद कहता है कि आपकी जो भी इच्छा उठती है उसमें उसको दमन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करने की जरूरत है, उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, परमार्जित करने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है, ताकि उस इच्छा का दमन अपने आप हो जाए। ठीक है, तो लिखिए आत्मपूर्णतावाद, इसको बोलते हैं परफेक्शनिज्म। लिखिए इसके अनुसार बुद्धि और भावना दोनों, इसके अनुसार बुद्धि और भावना दोनों ही मानव व्यक्तित्व का आवश्यक अंग हैं। इसके अनुसार बुद्धि और भावना दोनों ही मानव व्यक्तित्व का आवश्यक अंग हैं, और व्यक्तित्व का विकास कर उसे पूर्ण बनाना, और व्यक्तित्व का विकास कर उसे पूर्ण बनाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य है। यहां इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उनका परिमार्जन, यहां इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उनका परिमार्जन एवं परिष्करण कर बुद्धि के द्वारा उनके नियमन नियंत्रण, दमन नहीं बल्कि उनका परिमार्जन एवं परिष्करण कर बुद्धि के द्वारा उनके नियमन नियंत्रण पर बल दिया गया है। बल दिया गया है। इस रूप में आत्मपूर्णतावाद, इस रूप में आत्मपूर्णतावाद इस रूप में आत्मपूर्णतावाद व्यक्तित्व का नीति शास्त्र है, व्यक्तित्व का नीति शास्त्र है। यानी जो आपके व्यक्तित्व के विकास को पूर्णता प्रदान करे, है ना। ठीक है, अगला लिख लीजिए एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति लिखवा चुका हूं, पता नहीं बार बार क्यों मुझे लगता है, और आप लोग क्यों बार बार कहते हो कि ये लिखा नहीं गया है। नहीं लिखा गया ना, पक्का? ठीक, चलो छापो। समझा चुका हूं। अभिवृत्ति का मतलब है रवैया, समझ रहे हैं? रवैया, आपका रवैया कैसा है किसी काम के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी स्थिति के प्रति, किसी संदर्भ के प्रति, किसी मुद्दे के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आपका क्या रवैया है, आपका क्या सोच है, यही आपकी अभिवृत्ति है। जैसे पढ़ाई के प्रति आपका क्या रवैया है, खेल के प्रति आपका क्या रवैया है, समझ रहे हैं? सामाजिक मुद्दों के प्रति आपका क्या रवैया, अब किसान आंदोलन है, आपका क्या रवैया है। तो अभिवृत्ति का मतलब है आपका रवैया। आसान भाषा में लिखिए इसको मनोवृत्ति भी बोलते हैं, ऑब्लिक करके लिख लो, मनोवृत्ति या रवैया, दूसरा नाम इसका है मनोवृत्ति या रवैया। देखिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वस्तु घटना, किसी भी व्यक्तियों का समूह घटना, स्थिति, संदर्भ, विचार, मुद्दे, समाज या देश के प्रति व्यक्ति की सोच, विचार, धारणा, चैतन्यपूर्ण विश्वास, पसंद नापसंद, सुख दुख का भाव, अभिप्रेरणा मतलब अभी बताया मैंने, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, तथा
किसी विषय के प्रति कार्य करने की तत्परता, तत्परता, क्रिया, व्यवहार। व्यवहार दो प्रकार का हो सकता है, किसी कार्य के प्रति आपका अनुकूल व्यवहार हो सकता है, किसी कार्य के प्रति आपका प्रतिकूल व्यवहार भी हो सकता है। कोई कार्य करने में आपको अच्छा लग सकता है, कोई कार्य करने में आपको बुरा लग सकता है ना। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि ग्रुप डी की भर्ती भर दो, ग्रुप डी है, उसमें आपका बहुत सारे पोस्ट होती हैं, चपरासी की पोस्ट है ना। अब आपको ये कार्य आप कहोगे कि बिना सर्विस ही ठीक है, फिर हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपका रवैया उसके खिलाफ जा चुका है। आपके ब्रेन का विकास ऑफिसर लाइन पे हो चुका है, आपके ब्रेन पे बैठा हुआ है कि ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति जो आदेश देगा उसके कार्य को करेंगे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कहोगे इससे बढ़िया मैं बेरोजगार ही सही हूँ, मुझे नहीं जाना। जबकि बहुत सारे लोग उस कार्य को करके भी संतुष्ट है, क्यों? उनका रवैया उसके प्रति है। आपका रवैया नहीं वैसे बना, आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं की, तो वो कार्य आपके लिए गलत है, वो कार्य करने में आपको मजा नहीं आएगा 4 दिन बाद, या फिर आप ओवर क्वालिफाइड हो चुके हैं उस कार्य के लिए। समझ रहे बात को? एक होता है ओवर क्वालिफिकेशन, किसी कार्य को प्रति लेकर के आप ओवर क्वालिफाइड है तो भी आप उस कार्य के खिलाफ बेकार है। अब देखते हैं ना, यूपी में पिछली बार एक वैकेंसी आई थी सचिवालय में चपरासी की, उसमें PhD होल्डर भी भर दिए थे, बड़े बड़े डायरेक्टर, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के 5-5 साल तक थीसिस लिख के काम क्या करेंगे? चपरासी का रवैया। उन्होंने पढ़ तो लिया, डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला, उनका एटीट्यूड नहीं बदला, जबकि उस पोस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड है। जो किनको पानी देंगे? जो एक क्लर्क होगा, जो उनकी योग्यता से बहुत कम होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या उस जॉब के लिए फिट बैठता है? ओवर क्वालिफिकेशन भी उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठेगी, है ना। तो ये क्या है? हर चीज का समुच्चय मिलकर, किसी कार्य को लेकर के आपका क्रिया क्या है, किसी कार्य को लेकर आपका व्यवहार क्या है, किसी कार्य को लेकर आपकी आदत क्या है। लिखिए, आदत के समुच्चय या योग को अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका रवैया हो सकता है कि परमाणु ऊर्जा या जो परमाणु बम है आप इसके समर्थक हो सकते हैं, या फिर आपकी सोच हो सकती है विदेशी नागरिक भारत में आ जाएं, शरणार्थी समस्या को लेकर आपका एक रवैया हो सकता है, धर्म को लेकर आपका एक रवैया हो सकता है, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के आपका एक रवैया हो सकता है। होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू दल के हैं, हिंदू घटक के हैं, 14 फरवरी को आपको मिल जाएंगे पार्कों में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पाश्चात्य संस्कृति आकर के हमारे समाज को विकृत कर देगी, तो उनका एक रवैया है। समझ रहे हैं बात को? तो आपका रवैया बनता है को एजुकेशन को लेकर के। को एजुकेशन समझ रहे हैं? मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी 12वीं तक। जो RSS के स्कूल थे उसमें शुरुआत, अब तो चालू हो गया, हम दुर्भाग्यशाली थे, हमारे समय में कोई एजुकेशन थी ही नहीं, 12वीं तक हमें पता ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो कार्य संस्कृति, ये क्या होता है? रवैया। हम भी खिलाफ थे शुरू में, जब हम जिस स्कूल में पढ़ते थे। आज अब देखते हैं थोड़ा हिंदी मेरी ठीक ठाक है, क्यों? उस स्कूल में इंग्लिश को लेकर हमारा एटीट्यूड अलग तरीके से भरा गया। संस्कृत में मुझे कई अवार्ड भी मिले, तो संस्कृत को लेकर अच्छा रवैया था, ऐसा लगता था बहुत बड़ी बात है। समझ रहे? तो जब आपका एक एटीट्यूड स्कूल से तैयार होता है, बचपन से तैयार होता है, आपके परिवार से तैयार होता है, आपके घर से तैयार होता है आपका एटीट्यूड, हर चीज के प्रति आपका एक एटीट्यूड भरा जाता है, समझाया जाता है आपको। समझ रहे हैं? तो ये रवैया है, ये बचपन से विकसित होते 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 बड़े में एक वृक्ष बन जाता है। ठीक है? यही बाद में विचारधारा में तब्दील हो जाता है, आप एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है इसे तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है रवैया बदला नहीं जा सकता, ये बदला जा सकता है। ठीक है? तो लिख लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे लोगों में परमाणु ऊर्जा, शरणार्थी समस्या, जैसे लोगों में परमाणु ऊर्जा, शरणार्थी समस्या, पाश्चात्य संस्कृति, पर्यावरण, को एजुकेशन आदि के संदर्भ में एक खास मनोवृत्ति देखने को मिलती है।
ठीक है, ये आपका हो गया कैसा, ये होगी अभिवृत्ति। अब आप कहें कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, तो यदि आप पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान है तो आप पॉलिटिकल एटीट्यूड रखते हैं, है ना। धर्म के प्रति आपको एटीट्यूड की बात करते हैं तो धर्म के प्रति रुझान है, रवैया है, तो आपका धार्मिक एटीट्यूड है, समझ रहे हैं। तो यदि आप किसी एक धर्म को प्रश्रय देंगे तो आप कट्टरवादी धार्मिक रुझान के व्यक्ति हैं। यदि आप सभी धर्मों को बराबर, तो आप धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति को ध्यान में रखते हो। अभिवृत्ति का मतलब है आपका रवैया कैसा है किसी कार्य को प्रति, इसको ऐसे हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका अभिवृत्ति, ठीक है। अब हो गया, जितना था अब हो गया। अब यहीं से आज ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आज देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, सारे आपके आयोगों के क्वेश्चन बने, 4 या 5 आयोगों के क्वेश्चन अपने पास रखे हुए हैं। पहला है आपका यूपीपीएससी जो अभी नया नया इथिक्स से जुड़ा है, दूसरा है यूपीएससी, तीसरा है एमपीपीएससी और चौथा है आपका आरएएस एग्ज़ाम, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जब आप देंगे आरपीएससी का एग्ज़ाम भी यदि आप देंगे तो वहाँ पर भी 50 से 60 नंबर के इथिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहाँ पे क्या पूछा गया, कैसे आया, तो देखो अब यूपीएससी में मैं एक पेपर है आपका 2018 का समान अध्ययन का प्रश्न पत्र उठा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा से तात्पर्य समझाइए। समझा सकते हैं, मैंने सत्यनिष्ठा आपको बताई है क्या है, जो मैंने बताया है यदि वही लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं। तो अंतरात्मा भी मैं आपको बता चुका हूं कि अंतरात्मा क्या है, कैसे कार्य करती है, क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है गांधी द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किसी 6 वचनों का उल्लेख करिए। तो मैंने एकादश व्रत आपको बताए हैं कि गांधी के एकादश व्रत है और गांधी ने सत्याग्रह पर चलने वाले लोगों के लिए एकादश व्रतों की बात की है, ये भी हमने चर्चा की है, ठीक है। अब आप देखेंगे, जो भी आप देखेंगे लगभग लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ समझाइए, ये हम पढ़ चुके हैं, सब 2018 के प्रश्न पत्र में है। अगला है आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित करिए, अभिक्षमता को परिभाषित करिए। तो अभिक्षमता मैंने आपको परिभाषित करके बताई है ना। आगे है मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का स्थान समझाइए कि विश्वास बिलीफ सिस्टम के माध्यम से कैसे आपका एटीट्यूड चेंज होता है। विश्वास क्या है, अच्छा बताइए, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है आपका, विश्वास कैसे विकसित होता है आपके अंदर किसी की चीज के प्रति, कैसे किसी चीज के प्रति आप विश्वास करने लग जाते हैं, कैसे किसी चीज के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। बिलीफ सिस्टम आपका एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है, आपका अनुभव है। आपका अनुभव ही आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है, किसी चीज के प्रति आपका अनुभव। मान लीजिए आप है तंत्र मंत्र में आप भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, और कभी आप बीमार हो गए, खूब डॉक्टरों से दवाएं कराई और अंततोगत्ता तंत्र मंत्र से सही हो गए, तो आप कहेंगे भाई मैं भरोसा नहीं करता था, लेकिन एक अनुभव मेरा भी है, उसके बाद से एक बार आप भी जाके तंत्र मंत्र करा लो। और मान लीजिए आप खूब तंत्र मंत्र करवाए और करवाने के बाद आप उससे सही नहीं हुए, फिर डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दी, बेटा अरे कहाँ थे, ये खाओ, ये इससे सही हो जाओगे, आप सही हो गए। तो फिर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस। जब तक किसी चीज के प्रति आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपका बिलीफ सिस्टम उससे डेवलप नहीं होगा। तो विश्वास कई चीजों से बढ़ता है। पहली चीज है अनुभव, दूसरी चीज है दूसरे का अनुभव। कई बार हम अपनी आंखों से दूसरे की चीजें देखते हैं और देखकर उससे भी हमें विश्वास होने लग जाता है। तो एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिलीफ सिस्टम को बनाने में। विश्वास है क्या, अभी किसी चीज पे विश्वास करते हो सकता है वही चीज पे विश्वास करना छोड़ दो। विश्वास टूटता भी है, समय के साथ बदलता भी है। एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान भी विश्वास को जन्म देता है। जब आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है चीजों को लेकर के, तो आप विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे पहले लोगों का विश्वास क्या था कि पृथ्वी गोल नहीं है। पहले विश्वास ये था, जब तक खोज नहीं की गई कंपास की, जब तक खोज नहीं हुई ग्लोब की, तब तक ये लगता था कि पृथ्वी चपटी है। एक पुस्तक है बाइबल जिसमें लिखा हुआ है कि धरती क्या है,
चपटी है, ये धरातल समतल है, हम जाएंगे तो जाने के बाद आगे गिर जाएंगे, है ना। तभी कभी भी नाविक यात्राएं चालू ही नहीं हुई, क्योंकि जो नाविक थे उनको लगता था कि हम ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ पे जल है, यहाँ पे पानी है, और ऐसे जाके ऐसे गिर जाएंगे, तो क्यों करें। लेकिन समय के साथ एक पर्सन आया गैलीलियो, उसने कहा नहीं, पृथ्वी अपने ध्रुव पे घूम रही है। पहले विश्वास था कि सूर्य, ज्ञान, तर्क ने, ज्ञान ने, विज्ञान ने विश्वास को बदल दिया। पहले था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, बचपन में हमें भी लगता था कि इधर से उगता है, इधर आ जाता है, यही आता जाता होगा। फिर पता चला, एक व्यक्ति आया, उसने आकर के बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो समय के साथ जब विज्ञान, तर्क, अनुभव, दूसरों के अनुभव, ज्ञान, ये सब आकर के मिलते हैं तो आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं, बनाते हैं, आपके रवैया को बदलते हैं। तो मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास की भूमिका है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप पर उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। आपका रवैया बदल सकता है किसी भी चीज के प्रति। ठीक है, आज आप पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस देख रखे हैं कि जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की उनकी क्या स्थिति है। हो सकता है आपके घर में आपके फादर ही क्यों ना हो। एक फादर अपने बच्चे को क्यों पढ़ाता हो? कहता है मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने सफलता प्राप्त की है, अर्जित की है। एजुकेशन से बच्चे के अंदर एक परिवर्तन आएगा, गलत चीज़ों से बच जाएगा। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने एजुकेशन प्राप्त नहीं की उनकी स्थिति क्या है। समझ रहे बात को? तो एक एक्सपीरियंस से किसी काम को करने की अभिप्रेरणा देता है हमको। जब हमारे एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं तो हम वही एक्सपीरियंस दूसरों पे थोपते हैं। मान लीजिए आपका विश्वास कैसे टूटेगा? मान लीजिए आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक्सपीरियंस ये होगा कि पहले अटेम्प्ट पे ही आप क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाता है, तो इसका एक्सपीरियंस क्या होगा कि ये पढ़ना है और पहले ही प्रयास में सफलता। एक बच्चा है जो 6 अटेम्प्ट देता है और नहीं होता, तो दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर है, दोनों के विश्वास में अंतर होगा। एक है जो कभी नहीं निकाल पाता, उसके एक्सपीरियंस में क्या होगा? वो तो सबको रोकेगा कि भाई नहीं होता, हमसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। एक है जिसने पहले प्रयास में निकाला, वो कहेगा बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, मैंने निकाला, पहले प्रयास में निकाला। तो ये एक्सपीरियंस है। मेरे से पूछो तो मैं एक शिक्षक हूं, मेरे सामने कितने बच्चे आए, कितने गए, कितनों का हुआ, कितनों का नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा हर तरीके का बच्चा होता है, बच्चे के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस ये बनता जा रहा है। हजारों आ रहे हैं, हजारों में से जो मेहनत कर रहे हैं उनका हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। समय के साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है अपने प्रति, दूसरों को देख के, दूसरों को सीख करके आप एक बिलीफ सिस्टम में बंध जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? लोग धर्म परिवर्तन तक भी कर लेते हैं जब उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। तो अपने धर्म और दूसरे धर्म को कंपेयर किया, कभी उनको ऐसा अनुभव हुआ वो धर्म तक बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, आपके अनुभव से बनता है वो। ठीक है, चलो कल बाकी के क्वेश्चन एक बार डिस्कस करके कल से टॉपिक शुरुआत होगी। कल से हम एक एक विषय वस्तु को देखेंगे और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन कुछ आप लोग भी देख के आइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जितने पॉइंट मैंने लिखाए हैं इन पॉइंटों से आपका काफ़ी मदद होनी चालू हो जाएगी। अब हम डिटेल देखें। क्या एग्जाम्पल? बेटा हर चीज़ में खुद भी ढूंढ के लाना है और कुछ मैं भी प्रयास करूंगा, बाकी खुद ढूंढो। हर चीज़ पे केसेस भी लिखेंगे, हर इसमें एग्जाम्पल लिखना है हमें। हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल, यदि जितना एथिक्स में सीख लिए नंबर उतने बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मान लो जैसे कि पूछेगा क्या 125 वर्ड में मान लो 3 शब्दों को, अंतरात्मा, सेवा भाव क्या है, अनुशासन क्या है, इन तीनों को हमें बताना है कि अंतरात्मा, तो अंतरात्मा को परिभाषित कर दी, इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे इसमें? इसके बाद सेवा भाव, ऐसे आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा उसमें मैं दिखा पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जैसे देखिए ये आपके 3 हैं, ये ऐसे पूछता है, ये दिए एक शब्द ये पूछ लिया, एक शब्द ये पूछ लिया, एक शब्द ये पूछ लिया। इन तीनों शब्दों को पूछ रहा है कि भाई ये शब्द के बारे में बताओ, ये शब्द के बारे में बताओ, ये शब्द। तो इसमें क्या आपको इन शब्दों को परिभाषित कर देना है और कुछ नहीं करना। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह इतना टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास, ना आप लिखोगे। एग्जाम्पल हमें वहाँ पे लिखना है जहाँ पे तो पहली बात क्वेश्चन में लिखा, उदाहरण सहित समझाइए। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले, तो इसलिए हमें रेडी करके जाना अभी से। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि साथ साथ आपको एग्जाम्पल देके चलूं। बाकी आप जो पढ़ें उसमें साथ साथ एग्जाम्पल हमें खोजना है।
अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभवों से या कहीं से भी, ठीक है। बाकी बुक्स आपके पास हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुक्स आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए समय बहुत हो गया, मुझे अब निकलना चाहिए, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।